गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए जो हेडिंग आपको पढ़ाने चल रहा है वो क्लास 12 और क्लास 10 दोनों क्लासों के लिए इम्पोर्टेंट हेडिंग है। क्लास 12 में थर्ड चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मानव प्रजनन तंत्र, और हाई स्कूल में भी है जो आपने पढ़ा होगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम या रिप्रोडक्शन ऑफ द प्लांट एंड एनिमल्स। इन दोनों में आपने पढ़ा था। उसमें सबसे पहले आपको पढ़ाए थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जैसे ह्यूमन में पढ़ने हैं, और यहाँ पर मादा जनन तंत्र के बारे में पढ़ना है, यानी मानव की मादा जनन तंत्र का कौन कौन से पार्ट है। इस पार्ट में देखिए फिगर द्वारा आपको दिखाया गया है कि ये मादा का जो है जनन तंत्र है। इसमें सबसे पहले चित्र के द्वारा दर्शाया गया है एक नलिकाकार संरचना होती है जो गर्भाशय से जुड़ी होती है, और ये इसका दूसरा सिरा अंडाशय से जुड़ा होता है। इस नली को अंडवाहिनी कहते हैं। इस अंडवाहिनी को हम फैलोपियन ट्यूब के नाम से जानते हैं। ये जो था आगे किपनुमा जो संरचना बनाता है, अंडवाहिनी का जो किपनुमा संरचना होता है उसको इनफंडिबुलम कहते हैं, और ये पीछे की ओर पतला होता जाता है, पतलीनुमा संरचना होती है। जहाँ ये मुड़ती है उस मुड़े हुए भाग को हम एम्पुला कहते हैं। यहीं पर निषेचन की क्रिया होती है। पूछा जाता है निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, तो फैलोपियन ट्यूब में। और फैलोपियन ट्यूब के किस भाग में होता है, एम्पुला में। और फैलोपियन ट्यूब का पीछे वाला जो हिस्सा है वो गर्भाशय में जाकर खुलता है। उस फैलोपियन ट्यूब के पीछे के हिस्सा को हम तुम्बिका कहते हैं। बराबर क्या कहते हैं, तुम्बिका कहते हैं। और तुम्बिका कहाँ जाकर खुलता है, गर्भाशय में। गर्भाशय जो था ये सबसे पहले आपने पढ़ा, ये जो पूछा जाता है कि मादा जननांग कौन कौन से होते हैं, तो इसमें मुख्य जनन अंग होता अंडाशय। मुख्य जनन अंग होता वो क्या होता, अंडाशय। अंडाशय जो थी मादा में एक जोड़ी पाई जाती है, और एक जोड़ी में लगभग कहा जाता है 34 ml अंडाणु बनने चाहिए। कितने अंडाणु बनने चाहिए, 34 ml अंडाणु का विकास होता है। ठीक है ना जी। अब एक जोड़ी जो अंडाशय होता है वह लिगामेंट से जुड़ा होता है, और इससे अंडाशय से अंडाणु बनते हैं। और एक लड़की जब जन्म लेती है तो जन्म के समय से ही, शिशु के जन्म के समय ही दोनों अंडाशयों में 2,50,000 से लगभग 4 लाख तक पुटिकाएं होती है। लेकिन इन पुटिकाओं में मात्र 400 पुटिकाएं जो होती है वह स्त्री में सक्रिय जीवन काल भर तक जीवन भर चलती। बाकी सब जो होता है 2 लाख यानी 2,50,000 से 4 लाख के बीच में जो होती, बाकी नष्ट हो जाता। मात्र कितनी पुटिकाएं शेष रहती है, 400 पुटिकाएं होती है। और इसके देखिए अंडाशय से अंडाणु के बनने में जो होता है, जो मेन हार्मोन्स कार्य करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन्स भाग लेता है। कौन सा हार्मोन्स, एस्ट्रोजन। जब मादा में एस्ट्रोजन हार्मोन्स डेवलप होना शुरू हो जाता है तो यह अंडाशय से अंडाणु बनते हैं, और दोनों अंडाशयों से एक साथ अंडाणु का डेवलप नहीं होता। एक मंथ का ये रिपीटेशन करता, माने एक मंथ के इंटरवल के बाद उत्पन्न होता है। इसमें अगर जनवरी में उत्पन्न होगा तो इसमें फरवरी में नहीं बनेगा। ठीक है ना। इसमें आप जैसे जनवरी में बनता है, इसमें फरवरी में डेवलप होता है। ठीक है ना। अर्थात करिए इसमें बनकर तैयार रहता। हर महीने में जो होता एक साथ जो होता अंडाणु दोनों अंडाशय से डेवलप नहीं होते हैं। ये रहा, और दोनों मिलकर लगभग कहा जाता है 34 ml जो होता है अंडाणु उत्पन्न होने चाहिए। अब ये जो अंडाणु होते हैं, अंडाणु इस तरह का होता है, और इसके बाहर पार्ट में भी सुरक्षा कवच होते हैं, और ये जालीदार पार्ट होती संरचना होती है। और निषेचन के समय इसमें एक भी अंडाणु प्रवेश कर जाता है
तो ये निषेचित अंडा हो जाता है, ठीक है ना। और ये इसमें कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती है, न पाए जाने के कारण अंडाणु जो होते हैं गतिशील नहीं होते हैं, और ये अंडाणु जो होते हैं एम्पुला में आकर स्थिर हो जाते हैं। और जब पुरुष का जो स्पर्म जब इसके अंदर प्रवेश करता है तो ये क्या हो जाता है, अंडा निषेचित हो जाता है। लेकिन जब तक ये पुरुष का सेक्सुअल रिलेशन इससे बनता नहीं है तब तक यह अंडा निषेचित नहीं हो सकता है। ये तो मुख्य जनन अंग था अंडाशय से, जहाँ से क्या उत्पन्न होते हैं, अंडाणु उत्पन्न होते हैं। अंडाशय कितने होते हैं, एक जोड़ी, ठीक है ना, दोनों लिगामेंट से जुड़े रहते हैं। सहायक जनन अंग कौन कौन से होते हैं, इसमें अंडवाहिनी, अभी बताया अंडवाहिनी के 3 भाग होते हैं। जो आगे की प्नोमा संरचना होता है उसको इन्फेंडिबुलम कहते हैं, और जहाँ मुड़ी हुई संरचना होती है उसको एम्पुला कहते हैं, और ये पीछे की जो गर्भाशय में जाकर खुलती है उसको क्या कहता है, तुम्बिका कहते हैं, ठीक है ना जी। ये सहायक अंग है जो सहायता करते हैं जनन में। उसके बाद मादा का जो गर्भाशय होता है उसके 3 भाग होते हैं। पहला बॉडी, ये पूरी बॉडी कहलाएगी, दूसरा इसके ऊपर वाले भाग को फंडस कहते हैं, और इस सर्विक्स नीचे वाला भाग को इस सर्विक्स भाग कहते हैं, ठीक है ना जी। और ये पूछा जाता है गर्भाशय कितनी झिल्लियों की बनी होती है, तो 3 प्रकार, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और इंडोमेट्रियम इसको कहते हैं। परिगर्भाशय, मध्य गर्भाशय, अंतर्गर्भाशय। तो ये तीनों झिल्ली इतनी मजबूत होती है कि उतना पुरुष के शरीर में कोई अंग मजबूत नहीं होता। ये 9 महीने तक, यानी ये 2 झिल्ली जो होते हैं 9 महीने तक क्या होते हैं, अगर एक माँ प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसके 9 महीने तक वो झिल्ली के एक्सपेंशन होता है, ठीक है ना, और ये जो होता फटता नहीं है, ठीक है ना। तो ये परिगर्भाशय ये बहुत ताकतवर ये मेम्ब्रेन होता है। लेकिन अंतर्गर्भाशय हर महीने में अगर मेनस्ट्रुअल साइकिल आता है तो ये जो होता बेकार जो अनफर्टाइल जो होता है, और एक्स के साथ यह ब्लीडिंग के रास्ते बाहर निकल जाता है, ये कट कट कर गिर जाता है अंतर्गर्भाशय। ये जो होता है गर्भाशय के पार्ट होता है, इसको बच्चेदानी के नाम से भी जानते हैं। और बच्चेदानी का बहुत ऐसे होते हैं, महिलाओं में बच्चेदानी जब खराब हो जाती है तो उसको सर्जरी करा के निकालना होता है। लेकिन ये भी सरकार वाला रूल है कि जो महिला अगर 40 वर्ष की उम्र कंप्लीट कर चुकी है उसको अस्पतालों में निकलवाने का मन है सुविधा है। लेकिन इससे पहले अगर निकलवाना चाहती है तो उसके पूरे परिवार सदस्यों से सिग्नेचर कराते हैं डॉक्टर, तब जाकर वो मेडिकल वाले ऐसा कर सकते हैं, ठीक है ना, अस्पताल में निकलवाया जा सकता है। तो गर्भाशय झिल्ली में परिगर्भाशय, मध्य गर्भाशय और अंतर। दूसरा होता है नीचे वेजाइना पार्ट होता है जो पुरुष का सेक्सुअल रिलेशन बनाने में मदद करता है, ठीक है ना। इसमें एक महिला जो होती है, अगर लड़की शादीशुदा नहीं होती है तो उसमें एक झिल्ली होती है, हाइमस झिल्ली होती है, हाइमन जिसको झिल्ली कहते हैं। ये फर्स्ट सेक्सुअल रिलेशन के समय ये टूटती है, इस दौरान इसमें से ब्लीडिंग आता है। लेकिन बहुत ऐसे कंडीशन में आप देखना कि लड़कियां जैसे साइकिल चलाते चलाते जो उसके हाइमस मेम्ब्रेन टूट जाती है। जैसे बहुत लोग एथलेटिक गेम होता है, हाई जंप जो करती है लड़कियां, उनकी वे हाइमन जो मेम्ब्रेन होते हैं वो फट जाते हैं पहले ही शादी, यानी कह सकते हो उसमें पुरुष का सेक्सुअल रिलेशन बनाने से पहले हाइमस झिल्ली ये फटने की संभावना ज़्यादा होती है, ठीक है ना। ये रहता है योनि मार्ग में ये पाई जाने वाली झिल्ली होती है। अब आपको सहायक अर्थात इस मैथुन क्रिया में कौन कौन से पार्ट होते हैं जो सहायक होते हैं, उसके लिए ग्रंथि होती, बर्थेलोन ग्रंथि। एक स्त्री में जो होता है बर्थेलोन ग्रंथि जो होता है वैजाइना के पास होता है, योनि छिद्र के पास होता है। ये क्या करता है, एक क्षारीय तरल पदार्थ स्रावित करता है जो लसलसा सा जो पदार्थ होता है। ये मैथुन क्रिया करते समय ये पुरुष के यानी पेनिस पार्ट को इंटर करने में मदद करता है, प्रवेश करने में मदद करता है। अगर यह चिकना न बनाए पाथ को तो जिसके कारण जो होता है पुरुष का पेनिस पार्ट में पेन बनेगा, मादा में भी पेन बनना शुरू हो जाएगा। तो ये जो होती है बर्थेलोन ग्लैंड की कार्य होती है।
अब स्तन ग्रंथियां जो होती है कब सक्रिय, स्तन ग्रंथि तो पहले से ही होता है, लेकिन ये स्तन ग्रंथियों से जो दूध का स्रावण होता है वो कब उत्पन्न होता है, जब माँ एक बच्चे का जन्म दे देती है तो स्तन तुबिकाओं से, तुम्बिकाएं होती है उसमें, तुम्बिकाएं दूध का स्रावण करना शुरू कर देता है। ठीक है ना जी। तो ये रहता है, लेकिन महिला में 3 प्रकार के हार्मोन्स का स्रावण होता है। कब? जब तक उसकी शादी नहीं होगी तब तक अगर उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल हर महीने आ रहे हो तो एस्ट्रोजन हार्मोन ही उसका पूरा उत्तरदायी होता है। अगर एक महिला प्रेग्नेंट हो जाती है तो प्रेग्नेंट के दौरान उसमें प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्रावित होता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्रावित होता है, और यही हार्मोन्स उसके गर्भ में पल रहे भ्रूण को भोजन देता है, न्यूट्रिएंट देने का कार्य करता है। तीसरा जो हार्मोन्स होता है वह रिलैक्सिन हार्मोन्स होता है। ये कब उत्पन्न होता है? जब एक माँ अपने बच्चे को यानी भ्रूण को 270 दिन जब अपने गर्भाशय में रख लेती है तो उसके बाद उसको शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है। तो उस कंडीशन के दौरान एक रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होना शुरू होता है प्रसव के समय, और वह हार्मोन स्रावित होने के बाद जैसे उसके कमर ढीले हो जाते हैं स्त्रियों के, और उसके अंग ढीले होने के साथ उसमें से तरल पदार्थ स्रावित होता है, जिसके कारण जो होता है ये रिलैक्सिन हार्मोन्स की मदद से माँ के गर्भाशय से आसानी से वह बाहर वेजाइना से होते हुए निकल सके। ठीक है ना। तो ये रिलैक्सिन हार्मोन, जिस महिला में रिलैक्सिन हार्मोन सूख जाता है वो महिला बच्चे के जन्म देते समय उसकी डेथ हो सकती है। ठीक है ना। जैसे आप लोग नाम सुने हो, आगरा का ताजमहल किसने बनाया? शाहजहां ने बनाया था। ठीक है ना। किसके इक़्तिदार में? मुमताज बेगम मुमताज की। उसने मुमताज बेगम लगभग 13 बच्चों का जन्म दे चुकी थी, लेकिन जब 14वें बच्चे का जन्म दे रही थी तो उसका रिलैक्सिन हार्मोन सूख गया था। ठीक है ना, जिसके कारण वह बच्चे के जन्म देते ही समय वह डेथ कर गई। तो ये रिलैक्सिन हार्मोन्स कब स्रावित होता है? तो केवल डिलीवरी के समय। और ये प्रोजेस्टेरॉन कब होगा? जब महिला प्रेग्नेंट होती है तब। नए प्रेग्नेंट स्थिति में कौन सा एक्टिव रहता है? अनमैरिड जो होता है लड़कियों में केवल एस्ट्रोजन हार्मोन ही एक्टिव रहता है। मैं आशा करता हूँ कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बिल्कुल आपको अच्छी तरह समझ में आया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।